हेलो गाइज, आप सब अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ अगली क्लास में पुनः आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, संधि चल रही है हमारी। संधि के अंतर्गत आज की हमारी संधि रहेगी जस्त्व संधि। इससे पहले हमने जो क्लासेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई हैं उनको आप जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि सीरियल से देखोगे, लगातार सारी क्लासेज देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा और कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत आएगी तो हम है ना आपके साथ, क्यों टेंशन लेते हो यार। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं जस्त्व संधि। तो आप नोट कर लें, टॉपिक डाल लीजिए जस्त्व संधि। बिल्कुल एकदम आसान तरीका से समझेंगे, आराम से समझ में आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जस्त्व संधि हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, जस्त्व संधि के अंदर दो नियम हैं। कितने नियम है? दो। केवल आपको दो नियम समझने हैं, उसके बाद में कहीं कुछ आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी उदाहरण हो, कैसा भी उदाहरण हो, आप सही कर दोगे, बस इतना हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। देखिए, तो इसमें मैं आपको दो नियम बताऊंगा और उसके बाद में कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके अंदर दो सूत्र मैं लिख रहा हूं। नियम का मतलब यहां सूत्र से मतलब समझिए। पहला सूत्र है इसमें झलाम जशोन्ते। ये तो हो गया हमारा पहला सूत्र, मतलब पहला नियम हो गया। ठीक है, नंबर दो नियम है हमारा झलाम जश झशी। ये हमारा दूसरा नियम हो गया बच्चों। यहां हमने दो सूत्र आपके सामने लिखे हैं। देखिए, झलाम जशोन्ते, झलाम जस झशी, दो सूत्र हमने लिखे हैं, यानी कि दो नियम हैं, इनको समझना है। देखिए, देखो बच्चों, यहां पर भी झल दिख रहा है और यहां पर भी झल दिख रहा है। दोनों में समानता है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए, यहां पर जो काम होगा वो होगा पदांत में रहने पर, और यहां पर जो काम होगा वो होगा अपदांत में होने पर। अभी समझेंगे, इनको मैं समझाऊंगा आराम से, टेंशन मत लो कि पदांत और अपदांत क्या है, सब क्लियर हो जाएगा, सब समझ जाओगे। आप थोड़ा सा धैर्य तो रखो यार, ठीक है ना। देखिए, यहां ये वाला सूत्र काम करेगा पदांत में, ये वाला काम करेगा अपदांत में। पदांत का मतलब होता है बच्चों, पद का मतलब होता है शब्द, यानी कोई भी शब्द, उस शब्द के अंत में क्या है उसको कहते हैं पदांत। जैसे हमने एक शब्द लिखा राम। अब बताइए, राम शब्द के अंत में क्या है? किसकी ध्वनि आ रही है? अ की ध्वनि आ रही है, अ की। तो ये हमारा हो गया ए अंत वाला पद, इसको कहेंगे अकारांत पद, क्योंकि इसके अंत में अ आ रहा है। ठीक है, ऐसे तो पदांत समझ गए। पद का अंत, शब्द का अंत होता है, लास्ट शब्द का अंत पदांत कहलाता है। और जब शब्द के बीच की बात हो, शब्द के बीच में कुछ काम करना हो, उसको कहेंगे अपदांत। इतना सा समझ लो मोटा मोटा, बस अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे। अब देखिए, मैं एक एक को समझाता हूं। पहले इसमें कुछ टेक्निकल शब्द हैं, उनको बाहर निकालता हूं। जैसे पहला शब्द है झल। सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर झल क्या है, चलो बताते हैं। इसके बाद में एक शब्द आ रहा है इसमें जश, इसको भी बताते हैं। उसके बाद में एक आ रहा है झश, इसको भी बताते हैं। बस ये टेक्निकल शब्द हैं, ये समझ गए तो संधि हमारी पूरी हो गई, इतना समझना है। देखिए, सबसे पहले बच्चों झल में बता रहा हूं, झल। अच्छा, आप स्वर व्यंजन तो जानते ही होंगे संस्कृत में, इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो झल को मैं समझा रहा हूं। झल में आपको समझना है य, व, र और ल को छोड़कर सभी व्यंजन, अच्छे से समझ लेना। य, व, र, ल, ये चार वर्ण हैं, य, व, र, ल, इनको छोड़ करके सभी व्यंजन झल कहलाते हैं। कितना एक मतलब एक साइंटिफिक मैंने आपको एक रास्ता बताया है। ठीक है, बहुत सारे नहीं गिनाए, केवल मैंने चार निकाल दिए बस। टोटल जो हमारे व्यंजन हैं संस्कृत के अंदर 33 व्यंजन जो हैं, उन व्यंजन में से केवल चार को हटा देना है, य, व, र, ल। बाकी जो भी बचते हैं वो सब झल कहलाएंगे, उनको झल नाम दे दिया, उनका नाम हो गया झल। क्या नाम हो गया? झल। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद में जश क्या है, तो जश को समझना तो और भी आसान है। जश का मतलब होता है बच्चों तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण मतलब क्या हुआ? संस्कृत में बच्चों 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं मैं यहां लिख रहा हूं। एक होता है क वर्ग, एक होता है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग।
देखो इस लाइन में क ख ग और घ और ङ, क ख ग घ ङ, ठीक है। ये देखो प्रत्येक लाइन में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क की लाइन बोलेंगे तो क ख ग घ ङ, च की बोलेंगे तो च छ ज झ ञ, ट की बोलेंगे ट ठ ड ढ ण, ठीक है, त थ द ध न प फ व भ म, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या देखना है, प्रत्येक लाइन के अंदर तीसरा तीसरा वर्ण देखना है बस। तो मैं एक साथ लिख ही देता हूं, यहां पर हो जाएगा ज व ग ड और द। देखिए ये तीसरा वर्ण है, ये भी तीसरा है, ये भी तीसरा है, ये भी तीसरा है, ये भी तीसरा है। मैंने तीसरे तीसरे वर्ण लिख दिए हैं। ये जो आया है जय, ये च की लाइन में से आया है, ये च के परिवार का है, ये आपको पै के परिवार का है, ये कै के परिवार का है, ये टे के परिवार का है और ये तै के परिवार का है। देख लो बोल के आप भली तो, च छ ज प फ ब क ख ग ट ठ ड त थ द। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इनका परिवार है। तो हमें तीसरे तीसरे वर्ण से मतलब है, बाकी को छोड़ देना है। तो ये होता है हमारा जश। क्या होता है? जश। जश मतलब प्रत्येक लाइन का तीसरे नंबर का वर्ण, ठीक है, ऐसे। अब चलते हैं झश। अब एक रह गया हमारा झश का क्या मामला है, चलो इसको भी समझाते हैं। इसका है तीसरा और चौथा वर्ण। तीसरा और चौथा वर्ण हमारा कहलाएगा झश। अब तीसरा चौथा, अरे तीसरा अभी बताया ना आपको यार, प्रत्येक लाइन का तीसरा। अब यहां पर तीसरे की जगह तीसरा और चौथा दोनों आ गए यहां पर। तो दोनों यदि साथ में रहेंगे तो उनका नाम दे दिया झश। क्या देंगे? झश। उसका नाम है झश, ठीक है। तो झश समझ गए कि नहीं समझे? प्रत्येक लाइन में से तीसरा और चौथा निकाल लेना है। जैसे क की लाइन है क, देखो नंबर डालता हूं 1 2 3 4 5, तो तीसरा चौथा ये रहा क और ये ग और घ, ये हमारा तीसरा और चौथा हो गया। ऐसा ही सभी लाइनों में से तीसरा चौथा तीसरा चौथा तीसरा चौथा ले लेंगे तो उनको कह देंगे जश। क्या कह देंगे? झश। क्या कहेंगे? झश कहेंगे, झश, ठीक है। ये तो हो गए हमारे टेक्निकल शब्द, इनको नोट कर लो आप, फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। अब हम इन सूत्रों के अर्थ को समझते हैं। एक एक को मैं समझाता हूं, पहले इसको नोट कर लो, मैं मिटाऊंगा, उसके बाद में आपको समझाऊंगा। या फिर ऐसा करते हैं यहां नीचे ही समझा देते हैं, क्योंकि ये लिखा रहेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो मैं यहां पर सबसे पहला जो 1 नंबर का है, इस नियम के हिसाब से मैं बताता हूं कि किस तरह से जस्व संधि होगी। यहीं पर बता रहा हूं, देखिए इसके आधार पर इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं, यहीं पर समझा देता हूं। देखिए पहला नियम क्या कहता है जस्व संधि का, बच्चों समझ लो अच्छे से। अभी तक नियम नहीं बताया मैंने, केवल ये टेक्निकल जानकारी दी है आपको। अब बता रहा हूं मैं नियम। तो देखिए यहां पर आपको समझना है बच्चों, पदांत बहुत ही आसान है। पदांत झल यदि मिलता है, क्या मिलता है? पदांत झल यदि मिलता है तो उस पदांत झल के स्थान पर आपको क्या कर देना है बताइए? जश कर देना है। क्या कर देना है? जश। और जश का मतलब होता है तीसरा वर्ण कर देना है। कितना आसान है, कितना साइंटिफिक तरीका मैंने बताया है। देखो हमने कहा कि पद के अंत में जब आप संधि विच्छेद करोगे तो उसमें जो पहला पद होगा, उस पद के अंत में यदि झल मिलेगा, झल तो बता दिया मैंने, य व र ल, इन 4 को छोड़कर सभी व्यंजनों को झल कहते हैं, ठीक है। तो उसको आप झल में कोई भी वर्ण मिले उसको तीसरा बना देना है, बस इतना सही काम करना है। देखिए उदाहरण समझते हैं, अभी फटाक से समझ में आ जाएगा। उदाहरण है वाक धन ईशः। देखिए अब देखो हमारा शब्द है इधर वाक शब्द है। क्या है? वाक। इसको हम कहेंगे पद। हमने कहा पद और शब्द एक ही बात समझनी है। तो यहां पर हमारा वाक पद है। अब इसके अंत में देखना है, पदांत में काम होगा। हमने पहले ही कहा कि भाई पदांत में करेगा काम, पहला नियम। तो पद के अंत में इसमें क मिल रहा है। क्या मिल रहा है? क। क्या मिल रहा है बताइए? ये क मिल गया, ठीक है। पदांत में क मिल गया, बस केवल पदांत में देखना है हमें। तो अब बताइए क झल के अंदर आता है कि नहीं आता है? बताओ, आप खुद ही बताइए, झल के अंदर आता है कि नहीं आता है? हमने कहा कि य व र ल को छोड़ दो, सारे व्यंजन झल में आते हैं। समझ गए कि नहीं? सबका नाम झल है, केवल 4 को छोड़ दो बस। तो भाई क तो इन 4 में नहीं आता है, इसका मतलब झल है ये। अब इसको तीसरा बना दो, क से कह दो भाई हटो, आपकी छुट्टी, और तीसरे वाले को बुलाना है। आपके परिवार में तीसरे नंबर का कौन है? चलो बोल के देख लो भाई, क ख ग। ग आ गया, क को भगा दो और क की छुट्टी और तीसरे वाले को बुला लो, यानी कि ग आ जाएगा। तो क की जगह ग कर देंगे तो आपका रूप बन जाएगा वागीशः। ऐसे क्यों? क्योंकि क की जगह हमने ग किया और ग
मैं ईश मिला दिया तो गीश बन गया, तो बन गया वागीश। बना कि नहीं, बन गया ना, ऐसे मतलब तीसरा करना है हमें। इसके बाद में अगला उदाहरण और देख लेते हैं। एक है अच धन अंत है। देखो अच धन अंत है। अब यहां पर देखो लास्ट में क्या आ रहा है, पदांत में चे आ रहा है, चे। अब इस चे को तीसरा कर दो, तो चे के परिवार में ढूंढो तीसरा कौन है, च छ ज, चे की छुट्टी और जे आ जाएगा, तो यहां पर जे लिख देंगे, ठीक है, बन जाएगा अब जे आधा है तो आधे में ए इधर वाला मिल जाएगा, तो बन जाएगा अजंत। इस तरह बताओ कितना आसान है यार, बहुत ही अच्छे से बना सकते हो आप। इसके बाद में है अगला षट धन आनन है। देखो अब यहां पर टे आ गया, टे, तो टे भी आपका झल है। देखो यह व रल तो नहीं है ना, इनको देख लेना, बाकी सारे व्यंजन चलेंगे फिर। तो टे की जगह तीसरा बुलाओ, टे के परिवार का ट ठ ड, क्या आ गया, ड आ गया, तो डे लिख दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। तो बन जाएगा षडानन। मिलाना है फिर षडानन कैसे भाई, यहां टे की जगह डे हो गया, फिर डे में आपको आनंद मिलाया और डानन बन गया ना, षडानन, इस तरह से बन गया। अब इसमें एक है आपका प्रसिद्ध उदाहरण है जगत धन ईश, ईश, तो बन जाएगा जगदीश। बना के नहीं, यहां पर तय है तो तय के परिवार का तीसरा बोला त थ द, तो दे कर दिया हमने, जगदीश बन गया जगदीश। एक उदाहरण और समझ लो इसमें, ठीक है, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, सुप धन अंत है। देखो अब देखो यहां पर आ रहा है सुप, पे आ रहा है, अब पे का तीसरा करो, पे फे बे, तो ये बन जाएगा सुबंत है, सुबंत है, सुबंत है। एक उदाहरण और है लास्ट, षट धन रस है। देखो बच्चों यहां पर आ रहा है टे, इधर आ रहा है रस है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, आपको यहां लास्ट में देखना है पदांत में, तो यहां टे आ रहा है, अब टे का टे ठे डे, डे हो जाएगा। अब देखो ऐसे लिखेंगे डे, ठीक है, आगे रस, इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो, या फिर डे के नीचे जो ट्रक में हम लिखते हैं ट्रक की तरह, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे षड्रसः, ऐसे षड्रसः, दोनों ही सही है, कैसे भी लिख दो आप। तो ये सारे के सारे उदाहरण मैंने आपको समझा दिए हैं, केवल एक नियम के उदाहरण है, ये केवल एक ही नियम हुआ है हमारा, अभी दूसरा नियम और है, उसके भी कुछ 4 5 6 उदाहरण हम जानेंगे, उसके बाद में ये वाली संधि कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, उतार लो फटाफट। अब देखिए बच्चों, हमने आपको पहला नियम बता दिया है, उदाहरण भी आपने समझ लिए हैं, अब नंबर 2 नियम पर चलते हैं। दूसरा नियम जो काम करता है बच्चों, वो करता है अपदांत की स्थिति में। मैं उसका यहां पर शॉर्ट फॉर्मूला समझा देता हूं आपको। अपदांत में करेगा, यानी कि शब्द के बीच में करेगा, अपदांत झल मिलना चाहिए, ठीक है, और आगे आपको क्या मिलना चाहिए, जश। एक मिनट यहां दोबारा लिख देता हूं मैं, यानी यहां पर देखो मैं इस तरह से यहां लिख रहा हूं, अपदांत झल, ठीक है, और इधर आगे आपको मिलना चाहिए भाई, आपको क्या मिलना चाहिए, जश, झश, क्या मिलना चाहिए, झश। अब देखो अपदांत झल और झश, झश आपको हमने समझा दिया तीसरा चौथा वर्ण है, और झल में आपको सारे वर्ण आ जाएंगे य वर को छोड़ करके। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे बताइए, इस जगह पर तीसरा वर्ण कर लोगे, ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला है। यदि पद के बीच में झल मिलेगा, पद के बीच में झल मिलेगा और आगे झश मिलेगा, झश, झश का मतलब तीसरा और चौथा वर्ण मिलेगा, अभी उदाहरण में समझ लेना यार, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, भाई इधर वाला जो झल है उसको तीसरा बना देना है। कुल मिलाकर के जस्त्व संधि में तीसरा ही वर्ण होता है, ये आपको समझ लेना है, ठीक। चलो उदाहरण समझते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका एक उदाहरण हम लिख रहे हैं, लव धन धह। देखो लव धन धह, अब यहां देखेंगे आप, सबसे पहले हमने कहा कि भाई लव धन ध, अब ये जो शब्द है ये पूरा एक शब्द है, एक पद है पूरा, हमें बीच में कुछ काम करना पड़ रहा है, इसलिए हम बीच में काम कर रहे हैं। जब बीच में काम करना पड़ता है तो उसको अपदांत कहते हैं। इससे पहले नियम बताया वो पद के अंत में काम कर रहा था तो उसको पदांत कहा हमने, और ये बीच में काम करेगा तो इसको अपदांत नाम दे रहे हैं। तो यहां पर देखिए ये भ और इधर ध, लव धन धह, तो यहां पर देखो ये मिल गया आपको अपदांत झल, क्योंकि भ आपका झल में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि य व र ल को छोड़कर सारे भी व्यंजन झल में आते हैं, तो ये आपका देखो झल में आ गया। आगे हमने कहा कि भाई झश मिलना चाहिए, झस का मतलब तीसरा चौथा वर्ण, तो ध कौन से नंबर का है, त थ द ध,
चौथे नंबर का है ना, तो तीसरे और चौथे में से कोई भी मिल जाओ, आगे मिलना चाहिए बस। तब क्या करोगे, तो इस बीच में जो बैठा हुआ है ना, इसको तीसरा बना देना यार। तीसरा, ये कौन सी फैमिली का है, पता करो कौन से खानदान का है। ये है पे की लाइन का, ये पे की लाइन में आता है भैया, पे फे बे, बे पे फे बे भे, चौथे नंबर पे आता है। हमें तो तीसरा करना है, इसको हटाओ और तीसरे को बुलाओ, पे फे बे, बे बना दो और लिख दो, बन जाएगा लब्ध। ऐसे बताओ क्या दिक्कत आई इसमें। ऐसे उदाहरण आप बना सकते हो सारे के सारे। एक समझ गए तो कितने भी बना लो। अब एक आध उदाहरण और समझा देता हूं मैं। इसी तरह एक है आपका दुघ, दुघ धन धम। अब यहां पर घ है, घ, ठीक है, घ से घर। तो यहां पर देखो कौन सी फैमिली का है, क ख ग घ, ये क की लाइन का, क ख ग ग। तो इसको हमें तीसरा बना देना है ना, क ख ग, भगाओ इसको और तीसरा बना दो, तो यहां पर हो जाएगा दुग्धम, दुग्धम, ठीक है ऐसे। इसी तरह एक उदाहरण और समझ लीजिए, बुध धन धी। अब देखो यहां पर ध आ गया, ठीक है, इधर ध आ रहा है यानी चौथा है। इधर आपका देखो ये भी आपका क्या है, झल है, झल में तो कोई सा भी हो, तो इसको हमें भगाना है, तीसरा बनाना है। तो यहां पर कौन सी लाइन का है, त थ द ध, तय की लाइन का है, तो त थ द हो जाएगा। अब दे लिखेंगे ना, तो फिर बन जाएगा इस तरीका से बुद्धि, बुद्धि ही। इस तरह से ये उदाहरण आपके बन सकते हैं। मैंने आपको यहां पर कुछ उदाहरण समझा दिए हैं। आपको कहीं पर मिलते हैं तो आप इसको देखिए, जो हमने नियम बताया वो इसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दोस्तों मैंने बहुत ही सरल तरीका से आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं ये संधि आपको समझ में आ गई होगी। इससे पहले की संधि भी आपने देख ली होंगी। आराम से समझ में आना चाहिए आपको। संस्कृत का डर, संस्कृत में दिक्कतें, कोई भी परेशानी आपको कभी नहीं होनी चाहिए। यदि होती है तो आप तुरंत हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके आप सवाल कर सकते हैं, निश्चित आपकी इस समस्या का समाधान किया जाएगा। दोस्तों तो कैसी लगी क्लास जरूर बताना, और अपने दोस्तों को भी इस क्लास को जरूर शेयर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि लगातार क्लासेज का पता तभी लग पाएगा। तो चलिए मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।